डियर व्यूअर्स, बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह परीक्षा बीपीएससी पैटर्न पर आयोजित की जाएगी। तो इस प्रैक्टिस सीरीज में जिन जिन टॉपिक से बीपीएससी ज़्यादा प्रश्न पूछता है, हम उन टॉपिक का रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे और जो भी उसका डिटेल एनालिसिस होगा उसे साथ साथ करते चलेंगे। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि यह आपके आगामी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पूरे सीरीज को देखेंगे, पूरे प्रैक्टिस सेट सीरीज को देखेंगे, तो आपको लगभग 30 से 40 प्रश्न यहां से देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन है आपका कोलोराडो नदी, पोटोमैक नदी, मिसिसिपी या फिर कोलंबिया। आपका सही आंसर होगा मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी प्रवाह तंत्र जो है वह अमेरिका का सबसे बड़ा नदी प्रवाह तंत्र है। ज़रा एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो मिसिसिपी मिसौरी, यह यूएसए में लंबाई के आधार पे सबसे बड़ी नदी है। अगर विश्व की बात करें तो विश्व की चौथी सबसे लंबी नदी है। अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें विश्व की, पहले नंबर पे कौन सा है? नील नदी। अगर चौड़ाई में पहले नंबर पे नदी की बात करें तो वह अमेजन नदी है। इसका लंबाई भी आपसे पूछा जा सकता है कि मिसिसिपी मिसौरी की लंबाई कितनी है? 7275 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदी जो है मिसिसिपी की मिसौरी नदी है और कंबाइंड रूप से इसे मिसिसिपी मिसौरी कहा जाता है। जबकि मिसौरी नदी की जो सहायक नदी है वह है जेफरसन नदी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विक्टोरिया को यानी महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि किसके समय में मिली थी? गवर्नर जनरल या फिर वायसराय का नाम बताना है जिसके शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी। कैनिंग, लीटन, रिपन या फिर कर्जन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी लीटन के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो महारानी विक्टोरिया को कब दिया गया था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 मई 1876 ईस्वी को रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत भारत की सम्राज्ञी, जिसे हम कैसर ए हिंद कहते हैं, इसकी उपाधि से नवाजा गया था। और ये शासनकाल 1876 में किसका था? लॉर्ड लीटन का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। किसका उपयोग मध्य पाषाण युग के लोगों द्वारा किया जाता था? मध्य पाषाण युग की बात हो रही है। तांबे के उपकरण, छोटे पत्थरों के औजार, टीन के उपकरण और कागज़ के उपकरण, किस चीज़ का उपयोग किया जाता था? तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी छोटे पत्थरों के औजार, स्मॉल स्टोन टूल्स का इस्तेमाल मध्य पाषाण युग के लोगों द्वारा किया जाता था। अगर हम बताना चाहें तो जो पाषाण युग था उसे 3 भागों में बांटा गया था। पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग। इसका टाइम पीरियड आपसे पूछा जा सकता है। तो पुरापाषाण युग कब से कब तक माना जाता है? वैसे तो हर एक बुक में अलग अलग रहता है, लेकिन बीपीएससी जिसको स्टैंडर्ड मानती है मैं उसको बताता हूँ। 2,50,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व तक पुरापाषाण काल माना जाता है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक मध्य पाषाण काल माना जाता है। अगर हम अन्य का बात करें यानी एक और बचा कौन सा? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की बात करें तो 9,000 से 4,000 ईस्वी पूर्व ये समयावधि है। और आपको बता दें कि मध्य पाषाण युग में पशुपालन पे डिपेंड होते थे, पशुपालन का विकास हो चुका था। और नवपाषाण युग का जो महत्वपूर्ण था वो था कृषि का विकास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को जनगण मन कहाँ पर गाया गया था? कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन हर एक साल होते रहा है। तो आपसे यही पूछा गया है कि 1911 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन को पहली बार गाया गया था? मुंबई का या फिर चेन्नई या फिर दिल्ली या फिर कोलकाता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में 1911 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में किनके द्वारा यह रचित है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जनगण मन को पहली बार गाया गया था। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं। पहला तो कोलकाता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। उसके अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर थे। और इसका जो किसके द्वारा जनगण मन को लिखा गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और यह मुख्यतः जो लिखा गया था वो देशवासियों में देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इसे लिखा गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व इतिहास की झलक यह बुक है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। इस बुक को किसने लिखा था? इसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर विनोबा भावे। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा था। यह बुक काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वैसे भी बीपीएससी को पुराने बुक से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, वह एक ना एक क्वेश्चन पुराने बुक से रिलेटेड डाल ही देती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? रेड डाटा लिस्ट कहते हैं इसको। और यह किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? पहला ऑप्शन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, WWF इसको बोलते हैं, इसके द्वारा, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म है IUCN, या फिर यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, या फिर वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर के द्वारा। तो यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी भी आपके सिलेबस का एक भाग है और उससे चूँकि पर्यावरण आजकल का नया मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग और ये सब को लेके, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो सिंपल सा प्रश्न है कि रेड डाटा लिस्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, किस संस्था के द्वारा? आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, शॉर्ट फॉर्म में IUCN। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके द्वारा किया क्या जाता है वो आप देख लीजिए। IUCN द्वारा जारी की जाने वाली रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची होती है जिसमें पौधों तथा जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें यह दर्शाया जाता है कि कौन सा जीव जो है वो वल्नरेबल है या फिर कौन सा जीव जो है वो रेड लिस्ट में है। जैसे गेंडा, एक सींग वाला गेंडा, तो उसे भी IUCN के लिस्ट में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी जो जाति है वो घटते जा रहा है, उसकी जो संख्या है वो घटते जा रहा है। ऐसे पौधों तथा जंतुओं के लिस्ट को बनाया जाता है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे हम प्रेस सेंसरशिप एक्ट भी कहते हैं, प्रेस पर रोक लगाने की यह एक एक्ट आया था 1878 ईस्वी में। इसको किसने रद्द किया था? लगाया कितने था ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसको रद्द किसने किया था वो भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रश्न है किसने इसको रिपील किया था, यानी किसने इसे नष्ट किया था? तो लॉर्ड कर्जन हो गया, लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड बर्नहम हो गया, और फिर लॉर्ड रिपन। तो आप इसका आंसर बताएं। सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। और लगाया किसने था? लॉर्ड लीटन ने इसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था और समाप्त किया था रिपन ने। लीटन ने चालू किया था और रिपन ने ख़त्म किया। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो आपका सही आंसर होगा सी राजगोपालाचारी। प्रश्न को ज़रा ध्यान से पढ़ें। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कहा गया है तो वो सी राजगोपालाचारी। अगर अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन।
पहला भारतीय गवर्नर जनरल, सी राजगोपालाचारी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अच्छा, ऑक्सीकरण और रिडक्शन से रिलेटेड जो प्रश्न है वो ज़रूर आपसे पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोई भी अगर तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो उस प्रक्रिया को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन से जब वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन जब उससे हटता है किसी भी तत्व से, तो उसको हम क्या कहते हैं? अवकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसका एक और ऑक्सीकरण और अवकरण का एक और डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन के बेसिस से। आपसे वही यहाँ पे पूछा गया है। अगर किसी तत्व से या आयन से इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अभिप्रेरण, ऑक्सीकरण, अवकरण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया अवकरण कहलाती है। आप इसे लिख लें और याद कर लें। दो तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन है, एक ऑक्सीजन त्यागने और ऑक्सीजन ग्रहण करने के बेसिस से है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन के त्यागने और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के बेसिस से है। तो इलेक्ट्रॉन जब त्याग दिया जाता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, जब ग्रहण किया जाता है तो उसे हम रिडक्शन या अवकरण कहते हैं। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं कोबाल्ट 60, सोडियम 24, आयोडीन 131 या इनमें से कोई नहीं। किस आइसोटोप का उपयोग कैंसर को नियंत्रित करने के लिए, रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर जो होता है उसको नियंत्रित करने के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है रक्त कैंसर के उपचार में। अगला प्रश्न है, लोहे का जंग लगना किसका उदाहरण है? जस्तीकरण, बहुलीकरण, ऑक्सीकरण या अभिप्रेरण? तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑक्सीकरण। लोहे का जंग लगना ऑक्सीडेशन का उदाहरण होता है। देखिए होता क्या है, जब आप लोहा को खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन और जल जो होता है, जलवाष्प जो होता है, जल और ऑक्सीजन की अवक्रिया होती है और फेरस ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे हम इसलिए चूँकि ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है Fe के साथ, तो उससे जो बनता है उसे हम जंग कहते हैं। एक ऊपर में आप परत देखते होइएगा रेड कलर का जम जाता है, एक्चुअली वो ऑक्सीडेशन के ही कारण होता है। ऑक्सीडेशन होता क्यों है? क्योंकि जलवाष्प नमी रहता है, इसीलिए लोहे के चीज़ को क्या बोला जाता है? पानी में मत रखो, पानी में रखने से जंग लगता है। चूँकि जलवाष्प की उपस्थिति और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है? यानी 4 फलकों वाली कौन सी यौगिक की आकृति होती है? जल H2O, अमोनिया NH4, उसके बाद एसिटिलीन H2O C2 इसका हो जाएगा एसिटिलीन आपका C2H2 एसिटिलीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4। तो आपको बताना है किस यौगिक की जो आकृति है वह चतुष्फलकीय यानी 4 हाथों वाली होती है, इस तरह से 4 फलकों वाली होती है। चलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी एक कार्बन के साथ 4 क्लोराइड Cl जुड़ा होगा। आगे आपको मैं फिगर से दिखाता हूँ। ये देखिए, एक बीच में सेंटर में C होता है और उसके चारों साइड Cl यानी क्लोरीन जुड़ा होता है, तब निर्माण होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और देखिए चतुष्फलकीय किसे कहते हैं? ये शेप जो आपको दिख रहा है यह चतुष्फलकीय है, यानी 4 बीच में जो ब्लैक दिख रहा है वो कार्बन है और चारों साइड में जो जुड़ा हुआ है वह क्या है? क्लोरीन है। तो इस तरह की आकृति कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 5, 3, 2 और 4।
तो यहाँ पे ये हल्का सा प्रश्न है और यहाँ पे आपका आंसर होगा 3, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 होते हैं। आपने सुना होगा भारी जल D2O, वह ड्यूटेरियम, वैसे तो हाइड्रोजन H2O होता है जल का फॉर्मूला, लेकिन उसी का जो दूसरा रूप होता है जिसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं, तो D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को ही भारी जल कहा जाता है। आपने देख लिया हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अगला प्रश्न है, किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को आवारा तत्व कहा गया है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन? ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व को प्रकृति में आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ऐसा क्यों कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा तत्व क्यों कहा जाता है। आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का, फलों का, फसलों का या तेल बीजों का? यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, घास। घास का जो अध्ययन होता है उसे हम एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। फलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। उगाने की प्रक्रिया को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ऐसे ही जो भी अध्ययन है, जैसे पीडोलॉजी किसे कहा जाता है, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे प्रश्न है आपका, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? घासों का अध्ययन एग्रेस्टोलॉजी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? चर्म रोग, इसके उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? और इसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी मैंने डाले हैं जो एग्ज़ाम में बीपीएससी ने इधर हाल के दिनों में पूछा है। तो ऑप्शन है आपका रेडियो सीसा, यानी सीसा, कोबाल्ट, फास्फोरस और फिर आयोडीन। किस आइसोटोप का उपयोग चर्म रोग के उपचार में किया जाता है? सही आंसर है रेडियो फास्फोरस, यानी रेडियो आइसोटोप फास्फोरस का उपयोग चर्म रोग में किया जाता है। अभी आपने देखा था रक्त कैंसर के इलाज में कौन सा आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है? यह एक बहुत ही हल्का प्रश्न है, बट बच्चे इसे भी गलती कर देते हैं। विलायक का मतलब होता है वैसा लिक्विड जिसमें कोई भी पदार्थ घुल जाए, तो सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। पानी में मैक्सिमम चीज़ घुल जाता है, इसीलिए मैंने तो आंसर ही बता दिया। चलिए इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पानी। यानी जल में ज़्यादा पदार्थों के घुलने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। अच्छा, एक विटामिन से भी आपको प्रश्न पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में जो घुलनशील विटामिन होता है वह बी और सी को जल में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। वहीं पे कार्बनिक विलायकों में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो कार्बनिक विलायकों में जो घुलनशील विटामिन होता है वह बी और सी को छोड़ दीजिए तो ADEK यानी एडेक हो जाता है। ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी। ऐसे प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणु मर जाते हैं, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, कीटाणुओं की कार्य क्षमता रुक जाती है, कीटाणुओं का प्लाज्मा बन जाता है। रेफ्रिजरेटर, अपने फ्रिज को क्या बोलते हैं? रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है आपको बताना है। तो आपका सही आंसर होगा कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है, और यही कारण है कि फ्रिज में जब आप किसी चीज़ को रखते हैं तो वह ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि कीटाणुओं का जो वृद्धि दर होता है न्यूनतम टेम्परेचर होने के कारण वह रुक जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव है? अतिशीतित द्रव है यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस्ड जो लिक्विड होता है उस प्रक्रिया के द्वारा उस पदार्थ का निर्माण होता है। लकड़ी, कांच, आइसक्रीम या फिर अमोनिया। सही आंसर है कांच। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये सभी जो है 8th 9th 10th का जो क्लास है उससे लिया गया प्रश्न है और अक्सर बीपीएससी एनसीईआरटी को फेवर करता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आप पूरा सीरीज़ देखेंगे तो आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, उदासीन होते हैं, क्षारीय होते हैं। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन वो बोलते हैं ना जहर टाइप का है, उस टाइप का प्रश्न है। अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? आप बताएं। तो सही आंसर होगा क्षारीय। याद कर लीजिएगा, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। इन दोनों में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो या फिर इस तरह से पूछा जाता है कि निम्न में से किस का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है? तो धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है तो निम्न में से किस का ऑक्साइड, निम्न में से किस प्रकार के तत्व का ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है? तो धातु के ऑक्साइड अम्लीय और अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अगला है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? रोग जो है वह भी बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है पहले एग्जामों में। तो आप देखें, विषाणु के कारण, जीवाणु के कारण, हरे शैवाल के कारण और कवक के कारण, चाहे वो ह्यूमन डिजीज रहे या फिर प्लांट का डिजीज रहे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे जो शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो है वह एक अलग से प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने ढेर सारे, जैसे विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उन सब का ट्रिक के साथ मैंने उन सभी रोगों को याद कराया है। तो आप अगर उसे देखना चाहें तो वो भी आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वह होगा हरा शैवाल। किसके कारण होता है? तो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वह हरा शैवाल के कारण होता है। चाय पत्ती की बात हो रही है, आप पिक्चर में देखें, इस तरह से जो रेड रस्ट रोग कहा जाता है। पहले आप पिक्चर देख लें, ये देख रहे हैं आप जो गुलाबी कलर का है, इसे ही रेड रस्ट रोग कहा जाता है। ज़रा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सेफेल्यूरोस पैरासिटिकस कास्ट के कारण होने वाला रेड रस्ट चाय का सबसे महत्वपूर्ण और अकेला शैवाल रोग है। यानी शैवाल से होने वाला चाय में एक ही रोग है, वो कौन सा है? रेड रस्ट रोग। और किस जीवाणु के कारण होता है, यानी किस शैवाल के कारण होता है? सेफेल्यूरोस पैरासिटिकस कास्ट के द्वारा होता है। इस रोग को तुच्छ नाम या मिथ्या नाम दिया गया। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली लाल रस्ट का मतलब होता है जंग। तो जंग तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, यहाँ पे जंग जैसा आपको नहीं लग रहा है, तो इसीलिए बोला गया है कि यह मिथ्या नाम है, ऐसा इस पे जंग कोई नहीं लगता है, ये शैवाल के कारण ऐसा हो जाता है। जीनस सेफेल्यूरोस की कोशिका सामग्री नारंगी रंग की होती है। जो ये शैवाल होता है ना, उसकी कोशिका जो होती है वही नारंगी रंग के कारण होती है, नारंगी रंग की होती है, जिसके कारण ये नारंगी कलर और ऐसा लगता है जैसे इसमें जंग लग गया है चाय की पत्ती में। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेड रस्ट बोलते हैं। यह रोग होता कहाँ कहाँ पे है? भारत, श्रीलंका, अफ्रीका, अमेरिका, इन सभी जगहों में व्यापक और महत्वपूर्ण रूप से यह होता है। और इससे होता क्या है कि चाय का जो आयु होता है, चाय के प्लांट की जो आयु होती है वह बहुत ही कम हो जाती है। याद करने लायक चीज़ क्या है, किसके कारण होता है? चाय का जो लाल रस्ट रोग है किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। और शैवाल का नाम क्या है? सेफेल्यूरोस पैरासिटिकस। ये पूरा आप सेफेल्यूरोस भी याद कर सकते हैं। और लाल डस्ट क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये जंग की तरह लाल कोशिका होती है, किसका, सेफेल्यूरोस नामक शैवाल का, और इसी के कारण इसको लाल रस्ट रोग कहा जाता है। किस में होता है, चाय पत्ती में होता है। अगला प्रश्न है, नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, शैवाल या कवक के कारण। तो सही आंसर है साइट्रस कैंकर नींबू के सबसे महत्वपूर्ण रोगों में से एक है। जो जीवाणु का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी अब आपसे ये नहीं पूछेगा कि किसके कारण होता है, वो आपसे पूछ देगा कि आपको बता देगा कि नींबू का जो कैंकर रोग है वह किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। पर पूछेगा आपसे क्या कि उस जीवाणु का नाम क्या है, जैथोमोनस एक्सनोपोडिस ये जीवाणु का नाम है, इसके कारण होता है। यह जीवाणु मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन नींबू के पौधों की जीवन शक्ति को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। इसमें होता क्या है, पत्ती तथा फल दोनों जो है समय से पहले गिर जाते हैं। आप देख रहे हैं डॉटेड डॉटेड, आपने अक्सर नींबू जब खरीदते होंगे तो इस तरह का डॉट आपको दिखता होगा। पत्तियों पे तो चलिए पेड़ देखने के बाद ही दिखाई देगा, लेकिन नींबू में ऐसा डॉट आपने ज़रूर देखा होगा। यही होता है कैंकर रोग, नींबू का कैंकर रोग। अगला प्रश्न है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। यहाँ भी दो प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है, तो ऑप्शन जो है पहले वो देख लीजिए, फ्लोएम, जाइलम, कॉर्टेक्स और पिथ। सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा पादपों में यानी पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचलन किसके द्वारा होता है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ, दो ऊतक होते हैं पौधे में, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो जल और खनिज लवण कहाँ से कहाँ, पौधे के जड़ से पत्तियों तक पहुंचता है, जहां पत्ती में खाना बनता है, और जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है, तो वह किसके द्वारा जाएगा, जौ से जाइलम और जौ से जल। आप ऐसे याद रख लीजिएगा, जाइलम के कारण पादपों में जल तथा खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। आनुवांशिकी, शारीरिकी, कोशिका विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। वंशगति का मतलब है कि हेरिडेटरी डिजीज, जैसे हीमोफीलिया है वो आता है, डायबिटीज है, तो ये सभी हेरिडेटरी डिजीज होते हैं। आपके पापा दादा इन लोगों को है तो चांसेस है कि आपको भी होगा। तो ऐसे वंशागति के लक्षण को समझने की जो विज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सही आंसर है आनुवांशिकी, जिसे हम जेनेटिक्स कहते हैं, इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। अभी तुरंत मैंने बताया था जाइलम फ्लोएम में, तो बताएं आंसर क्या होता है। सही आंसर है फ्लोएम। मैंने बताया जल तथा खनिज लवण जड़ से पत्ती की तरफ जाता है, तो वह जौ से जल और जौ से जाइलम, बस आप इतना याद रखें। दूसरा हो जाएगा फ्लोएम, यानी जो पत्ती में भोजन बना है खाद्य पदार्थ वह पौधे के विभिन्न भाग तक जाएगा, वो किसके द्वारा जाएगा, तो फ्लोएम के द्वारा जाएगा। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है। कभी कभी बीपीएससी इन सब चीज़ों से भी प्रश्न पूछ लेता है, जो भी चर्चा में रहने वाला, जैसे अभी यूक्रेन और बेलारूस, पोलैंड, यानी वो जो रूस के पास का जो एरिया है वो महत्वपूर्ण है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उसकी मुद्रा क्या है वहाँ के देशों की, और उसका कैपिटल क्या है यानी राजधानी क्या है। तो यहाँ पे आपसे जो प्रश्न है वह है पुर्तगाल की राजधानी कौन सा है। पहला ऑप्शन है लिस्बन, मिन्स्क, वियना और ब्यूनस आयर्स। तो सही आंसर है पुर्तगाल की जो राजधानी है वह लिस्बन है। अन्य राजधानियों को आप देखें तो मिन्स्क कहाँ की राजधानी है, मिन्स्क जो है वह बेलारूस की राजधानी है। वियना जो है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और ब्यूनस आयर्स कहाँ का है, यह अर्जेंटीना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सिगरेट लाइटर में किस गैस का उपयोग किया जाता है। ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या फिर हाइड्रोजन।
किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट लाइटर में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका इसका ब्यूटेन। ए नंबर जो होगा वही आंसर होगा, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? नारियल से, नारंगी से, सेब से या फिर अंगूर से? सही आंसर होगा सेब से संबंधित जो बीमारी है वह है अग्नि नीरजा रोग। अगला है, वाल्मीकि बाघ अभयारण्य क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यह अपने बिहार से ही संबंधित है। पश्चिमी चंपारण में यह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला देखते हैं, भूविज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? यानी जियो साइंस स्टडी सेंटर कहाँ पे स्थित है? पटियाला, गोवा, तिरुवनंतपुरम और असम? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में भूवैज्ञानिक अध्ययन केंद्र यानी जीरो साइंसेस स्टडी सेंटर स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र का उपजाऊ डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सुंदरवन का डेल्टा वगैरह कहते हैं। यह किस तरह का डेल्टा है? नदी डेल्टा है, ज्वारीय डेल्टा है, लहर युक्त डेल्टा है या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर होगा ज्वारीय डेल्टा है। ज्वार भाटा से मिल इस डेल्टा का निर्माण हुआ है। और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है। अगला है, वेनसांग सर्वप्रथम भारत में कहाँ पहुँचा था? तो कपिसा नामक स्थान पे। और आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि वेनसांग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था? उस समय हर्षवर्धन का शासनकाल था। ह से हर्षवर्धन, ह से वेनसांग। आप याद रखेंगे दोनों को। चलिए, किस आंदोलन या विद्रोह में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा की गई थी? तेभागा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, संथाल विद्रोह या नील विद्रोह? ये सारे विद्रोह इम्पोर्टेंट हैं और इसका जो आंसर है वो खासा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिहार और जब झारखंड साथ में था तो उस एरिया से जुड़ा हुआ यह विद्रोह था। इसमें राजनीतिक शक्ति को ही प्राप्त करने का कोशिश किया गया था। कौन सा विद्रोह था? सही आंसर है संथाल विद्रोह। जरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 19वीं सदी के जनजातीय विद्रोहों में संथाल का विद्रोह 1855-56 ईस्वी सबसे ज़बरदस्त था। कब हुआ था? 1855-56 में यह संथाल विद्रोह हुआ था। इसे हम हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और हूल का शाब्दिक अर्थ जो होता है संथाली भाषा में वह होता है विद्रोह या बगावत। दरअसल संथाली विद्रोह करते हुए हुल हुल चिल्लाते थे, जिसके कारण इस विद्रोह को भी संथाली हुल कहा गया। समझ में आया? ये जो है संथाली लोग जो थे जब विद्रोह करते थे तो उनके द्वारा आवाज़ निकलता था, हुल हुल का आवाज़ निकालते थे। और इसमें जो 2-3 चीज़ महत्वपूर्ण हो गया। पहला, संथाल विद्रोह में क्या करने का प्रयास किया गया? तो सत्ता पलट करने का प्रयास किया गया। कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। इसका दूसरा नाम क्या है? हुल विद्रोह कहा जाता है इसे। और इसमें 4 मरमू बंधु थे, 4 भाई थे। इन चारों ने अग्रणी रूप से भाग लिया था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। कभी कभी आपसे दिया जाएगा कि 1855-56 का जो संथाल विद्रोह था उसके नेता कौन थे? तो ये 4 थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। चलिए, अगला जो है वह है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? रामानुजय्यर, के रामाकृष्ण पिल्लई, महात्मा गांधी या विनोबा भावे? स्वदेश वाहिनी यह पत्रिका है, इसके संस्थापक कौन थे? सही आंसर है के रामाकृष्ण पिल्लई। यह साउथ इंडिया का एक पत्रिका था जो कि काफ़ी फेमस हुआ था, स्वदेश वाहिनी। अगला है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ऑप्शन है विद्याधर, के आर के राघवन, पिंगली वेंकैया और जेसी हिल्ट।
किसने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था? सही आंसर है पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। भूटान आंदोलन भूदान आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी से, जवाहरलाल नेहरू से, इब्राहिम लिंकन से और विनोबा भावे से। सही आंसर होगा विनोबा भावे। इसका सही आंसर डी नंबर होगा, विनोबा भावे। देखते हैं, यह भारत में 1951 ईस्वी में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था। विनोबा भावे महात्मा गांधी के शिष्य थे और उन्हें पहला सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह का पहला सत्याग्रही कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे थे। इन्होंने पवनार आश्रम का भी निर्माण किया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अगर बात करें तो उन्हें यह स्वतंत्रता के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि कुछ किसान हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास खेत है ही नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों बीघा, बहुत ज़्यादा, लगभग 100, 200, 400 बीघा जो है वह ज़मीन है। तो उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीन किसान को अगर ज़मींदारों के द्वारा कुछ ज़मीन दे दिया जाए तो वह अपना गुजर बसर कर सकते हैं। इसके लिए ही उन्होंने एक आंदोलन चालू किया, भूदान। भू मतलब यानी भूमि, और दान मतलब दान करना। और इसमें कोई मारकाट का बात नहीं था, कोई विद्रोह नहीं था। ये हर एक ज़मींदार के पास जाते थे और उससे आग्रह करते थे कि आप कुछ ज़मीन किसानों को दान में दे दें। इसका उद्देश्य लिखा ही हुआ है, धनी ज़मींदारों को भूमिहीन किसानों को अपनी भूमि का एक हिस्सा दान करने के लिए राजी करना था। अगला है, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कौन सा मरुस्थल है? ब्लेडो मरुस्थल। मरुस्थल से भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, जैसे सहारा मरुस्थल किस जगह पे है, देश पूछा जाएगा, या फिर आपको महाद्वीप पूछा जाएगा, मंगोलिया मरुस्थल किस जगह पे है। तो ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया है या प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ब्लेडो मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी अमेरिका। तो सही आंसर है यूरोप। बी नंबर जो है वह सही आंसर है। यूरोप में ब्लेडो मरुस्थल स्थित है। एक्सप्लेनेशन देख लें, एक ट्रिक भी है। ऐसे ट्रिक का मैंने ढेर सारा वीडियो बनाया है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे ट्रिक का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें। वहाँ से तो 1-2 क्वेश्चन मिलने का संभावना है, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट हाल के दिनों में पूछा गया प्रश्न था मैंने उन पे ही ट्रिक बनाए थे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, आपको ट्रिक याद रखना है, काली शाम, यानी शाम जो है वो कैसा है? काला शाम था। तो SAAM, एस से हो गया सहारा मरुस्थल, कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ए से हो गया ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो गया, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल उसे कहा जाता है। ए से हो गया अरेबियन मरुस्थल, यानी अरब प्रायद्वीप, यानी सऊदी अरब, यमन, इन सब का जो एरिया है उसको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं। तो उसमें जो मरुस्थल है उसे अरेबियन मरुस्थल कहा जाता है। और मंगोलिया मरुस्थल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एशिया और रूस के बीच में स्थित है मंगोलिया। कालाहारी की बात करें तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और भारत का अगर सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो वह कौन सा है? थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और ये सीरीज़ प्रत्येक दिन एक सेट आपको मिलेगा। और देखिए, ज़्यादा प्रश्न को बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। चुनिंदा प्रश्नों को अगर हम बताएंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देंगे तो ज़रूर वो प्रश्न एग्ज़ाम में आने की संभावना बनती है। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ।